me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. For the cake, and ignorant niggas just tryna miss what I said on. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran deaths on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ द टुमारो वॉर मूवी की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जहाँ लास्ट टाइम मैंने फैमिली मैन के कंप्लीट सीजन 1 की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उस वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मूवी को भी कवर किया जाए। तो रिसेंटली आई क्रिस पैट स्टारर द टुमारो वॉर मूवी टाइम ट्रेवल बेस्ड एक सर्वाइवल मूवी है, जिसका प्लॉट वैसे तो काफी सिंपल सा है, पर हाँ क्योंकि टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व है तो खुद से सोच के दिमाग कितना भी खराब कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल्स के साथ एकदम सिंपल वे के अंदर इस पूरी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब क्योंकि पूरी मूवी की स्टोरी की बात होने वाली है, तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स तो पूरी तरीके से भरे हुए होने वाले हैं। तो स्पॉयलर शब्द की धज्जियां उड़ाते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह इस मूवी की शुरुआत होती है मूवी के बीच के अंदर से, यानी कि मूवी के बीच का एक सीन यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस प्रैट का कैरेक्टर डैन उसके साथी सोल्जर्स के साथ इस पूल के अंदर आकर गिरता है। इसके साथ के बाकी सोल्जर्स को पूल का सुख नहीं मिला था। और जब ये मिशन की ब्रीफिंग करता है, उसके बाद ही स्टोरी रियल टाइम के अंदर शुरू हो जाती है, जो कि हमें दिखाया गया है दिसंबर 2022। डैन यहाँ पर एक कॉल के ऊपर नजर आता है, जहाँ पर वो किसी जॉब से रिलेटेड बात कर रहा था। और उस जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले वो एक बार अपनी बेटी और अपनी वाइफ से मिलता है, जो कि क्रिसमस पार्टी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। और जब वो अपनी वाइफ को ये कहकर निकलता है कि वो जल्दी घर पे वापस आ जाएगा, तो वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉस का कॉल उसके पास आया कि उन्हें एक बेटर क्वालिफिकेशंस वाला बंदा मिल चुका है, जिस वजह से डैन को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो डैन एक साइंटिस्ट है और साथ ही वो इराक के अंदर 15 ईयर्स एगो एक बैटल लड़ चुका था, और इसी के साथ साथ वो प्रेजेंटली एज ए टीचर वर्क कर रहा था। बट हाँ, यहाँ पर वो एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, जो कि उसे यहाँ पर नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत गुस्सा उन डस्टबिन के ऊपर उतार देता है। और जब वो इस डस्टबिन के ऊपर गुस्सा निकाल कर अपने घर के अंदर वापस आता है, वहाँ पर उसकी बेटी उसे समझाती है कि डैड सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही मैच्योर बात कर रही थी वो लड़की, पर इसके बारे में अभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इस टीवी में चल रहा फुटबॉल मैच, और वो फुटबॉल मैच सही में इन लोगों को जल्द ही एक लाइव एक्शन मूवी जैसा दिखने वाला था। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मौजूद ये फुटबॉलर जब गोल करने वाला था, तभी वहाँ पर फुटबॉल फील्ड के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू काफी सारे सोल्जर्स निकल कर आते हैं, जो कि फ्यूचर से ट्रेवल करके पास्ट के अंदर आए थे। और वो सोल्जर्स उन लोगों को बताते हैं कि वो 30 साल फ्यूचर से आए हैं, और जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर एलियंस का इन्वेजन हो चुका है, और वो लोग एक बड़ी बैटल लड़ रहे हैं, जिसे वो अभी बहुत बुरे तरीके से हार रहे हैं। और अगर उन्हें ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल का थोड़ा भी चांस चाहिए, तो इस वक्त के लोगों को फ्यूचर के लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद स्टोरी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर्स जो कि उस बैटल को लड़ने के लिए फ्यूचर में गए थे, वो मारे गए, और इसी वजह से सोल्जर्स की और भी ज्यादा कमी बढ़ने लगी, जिस वजह से नॉर्मल सिविलियंस को भी उस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ा। और अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार ये फ्यूचर की बैटल क्यों लड़ रहे हैं, इनका फ्यूचर से क्या वास्ता? क्योंकि 30 इयर्स फ्यूचर के अंदर, यानी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशंस, और कौन माँ बाप अपने बच्चों को जीता हुआ नहीं देखना चाहते। और यहाँ पर तो सिर्फ उनके बच्चे नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमन रेस का एक्सटिंक्शन होने वाला था। इन सब कॉम्प्लेक्स बातों के बाद स्टोरी डैन की लाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डैन एक स्कूल के अंदर टीचर है, जहाँ पर वो अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा तो रहा था, मगर कोई भी उसकी बातों के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि उन सभी के अकॉर्डिंग तो अर्थ 30 इयर्स के अंदर खत्म हो ही जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई का क्या ही मतलब बनता है। अब क्योंकि कोई भी डैन की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसलिए डैन ने पूछा कि तुम लोग ही बता दो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं, जिसके अंदर एक स्टूडेंट मार्टिन हाथ तो खड़ा करता है, लेकिन डैन उसकी बातों को अवॉइड कर देता है, क्योंकि वो हमेशा वोल्केनोस से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछा करता है। एक हिंट दे देता हूँ, इसकी वोल्केनोस की नॉलेज आगे चलकर काफी काम आने वाली है। और डैन की इसी क्लास के दौरान उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसे लग रहा था कि जॉब रिक्रूट वालों का है, बट जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो उन सोल्जर्स का था, जो कि फ्यूचर के अंदर सोल्जर्स को असाइन कर रहे थे।
और ये लोग कुछ चेकअप्स करते हैं कि वो फ्यूचर के अंदर ट्रैवल करने के योग्य है या नहीं, और उनकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से वो ये चीज पता लगा सकते हैं कि उनकी डेथ कब होगी और कैसे होगी। बेसिकली ये मान लो कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह से फ्यूचर वाली इन्फॉर्मेशन को वो सिंक कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो ये पता लगा सकते हैं कि उस बंदे की डेथ कब होने वाली है। और उनकी डेथ की इन्फॉर्मेशन का उन्हें पता होना क्यों जरूरी है, इस बारे में मैं वीडियो के अंदर आगे बात करता हूँ। और यहाँ पर जो एक डिवाइस मौजूद था, इसकी मदद से इनकी रिस्ट के ऊपर एक डिवाइस को अटैच किया जाता है, जिसकी मदद से इन्हें फ्यूचर के अंदर भेजा जा सके और वापस प्रेजेंट के अंदर लाया जा सके। और इस डिवाइस का नाम था जंप वेंट, जिसको वो लोग ट्रैक कर सकते थे, यानी कि जहां पर भी डैन जाता तो उन लोगों को पता लग जाता कि डैन कहां पर मौजूद है। इसका मतलब ये कि वो उन लोगों से बचकर भाग नहीं सकता था, यानी कि उसको फ्यूचर में चल रही वॉर के अंदर जाकर लड़ना ही होगा, और अगर वो भागने की कोशिश करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। और इन छोटी मोटी वार्निंग्स के साथ वो उसे 24 घंटे देते हैं, अगर उसे कुछ काम निपटाने हो तो वो उन्हें निपटा सकता है, क्योंकि इस मिशन से वापसी आने वालों की गिनती सिर्फ 30% थी। और 24 घंटे के बाद उनकी 7 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। ट्रेनिंग इस चीज की कि वो वेपन्स को कैसे यूज करें और फ्यूचर में जाने के बाद उन लोगों को क्या मिशंस करने होंगे। और जैसे डैन का सिलेक्शन हुआ, वैसे ही एक वीक के अंदर काफी हजारों लोगों का सिलेक्शन होता था, और एक हफ्ते के अंदर वो सिर्फ एक बैच ऑफ पीपल को ही फ्यूचर के अंदर सेंड करते थे, जो कि एक वीक के लिए फ्यूचर के अंदर अपने मिशंस को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद वहां पर एक हफ्ते सरवाइव करने के बाद जो लोग बच जाते वो वापस पास्ट के अंदर आ जाते, और यहाँ से नए लोग सिलेक्ट होकर फ्यूचर के अंदर भेज दिए जाते। और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि फ्यूचर के अंदर चल रही बैटल में उन एलियंस के अगेंस्ट इनके पास सोल्जर्स की कमी ना पड़े। इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें डैन की वाइफ देखने को मिलती है, जो कि एक थेरेपिस्ट है, और वो उन लोगों को मेंटल थेरेपी देती है जो कि फ्यूचर में चल रही वॉर से लड़कर वापस पास्ट के अंदर आते हैं। और वॉर से आने के बाद कोई भी मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डैन की वाइफ उसी थेरेपिस्ट का काम करती है। और जब डैन वहाँ पर आता है और उसके हाथ में वो डिवाइस देखती है, तो उसे पता चल जाता है कि डैन को भी फ्यूचर में चल रही फाइट के लिए रिक्रूट कर लिया गया है। और क्योंकि वो जानती है कि उस वॉर के अंदर लड़ने के बाद लोग कितने ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और डैन को कहती है कि हम यहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डैन फ्यूचर के अंदर जाकर उस बैटल के अंदर लड़े। और हाँ, अगर उन लोगों को गवर्नमेंट से बच के भागना था तो उसके लिए उन्हें डिवाइस इसके हाथ से निकलवाना पड़ता, और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वो थे डैन के डैड। लेकिन डैन की अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जब डैन काफी छोटा था उसी टाइम पर उसके डैड ने उसको और उसकी मॉम को अबैंडन कर दिया था। लेकिन फिर भी क्योंकि डैन की बेटी और वाइफ नहीं चाहते थे कि वो फ्यूचर की बैटल के अंदर जाकर लड़े, तो इस वजह से वो अपने डैड के पास जाता है उस डिवाइस को निकलवाने के लिए। डैन का फादर बेसिकली एक इंजीनियर है जो कि छिपकर इलीगल काम करता है, लेकिन हाँ, ये बंदा भी बैटल्स के अंदर लड़ चुका है, जिस वजह से इसके मन के अंदर भी वॉर को लेकर ट्रॉमास मौजूद थे, और ये काफी ज्यादा एब्यूसिव पर्सन बन चुका था। और इसलिए उसने डैन और उसकी मदर को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहता तो वो उन्हें फिजिकली एब्यूज भी कर सकता था। और ये बात वो डैन को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन डैन को लगता है वो सिर्फ बहाने मार रहा है, और इसीलिए डैन बिना वो डिवाइस निकलवाए वहां से वापस चला जाता है। तो वहां से वो अपने घर पर वापस आकर अपनी वाइफ को समझाता है कि उसे वॉर के लिए जाना ही पड़ेगा। और जब वो अपनी बेटी को कहता है कि उसे एक वीक के लिए काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो उसकी बेटी समझ जाती है कि उसे फ्यूचर में चल रही बैटल के लिए रिक्रूट कर लिया गया है। और अपनी वाइफ और बेटी को अलविदा कहने के बाद डैन उस कैंपस पर पहुंच जाता है जहां पर उन्हें ट्रेनिंग मिलने वाली थी फ्यूचर में जाने के लिए। और यहाँ पर जब रिक्रूट हुए सभी लोग एक साथ खड़े हुए थे, यहाँ पर डैन की मुलाकात होती है चार्ली से, जो कि हाँ, इस मूवी के अंदर आगे चलकर मेन कैरेक्टर्स में से ही एक है, जिसे बेसिकली एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर के तौर पर ही यूज किया गया है। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है डोरियन, जो कि इससे पहले भी फ्यूचर के अंदर 2 बार जा चुका है, और ये 3rd टाइम उस बैटल के अंदर जाने वाला है। और इसके बाद उन्हें मिशन ब्रीफिंग दी जाती है, जहां पर इस मूवी के टाइम ट्रेवल का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है कि इस मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल हो रहा है जंप लिंक्स के थ्रू, यानी कि एक ऐसा वर्म होल जो कि 2050 और 2022 के बीच में मौजूद है। जैसे कि आप ये 2 बोट मान लो, जहां पर इन दोनों बोट्स के बीच के अंदर ट्रेवल करना पॉसिबल है, लेकिन ये 2 बोट भी कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी, जो कि है टाइम, यानी कि दोनों जगह की स्टोरी अपने आप में चलती रहेगी, और वो भी साइमल्टेनियसली। लेकिन इन दोनों के बीच में भी ट्रेवल करना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मूवी। इसके बाद डैन और चार्ली कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं इस मिशन के अंदर मौजूद लोगों की एज के बारे में, क्योंकि इस मिशन के अंदर मौजूद मोस्टली लोग 40+ एज के ही थे, और जो लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे थे यानी कि फ्यूचर से आए थे, उनकी एज 20 to 30 के बीच ही लग रही थी। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस टाइम पर ये लोग जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर यानी कि 2050 के अंदर, उससे पहले ही उन सभी लोगों की डेथ हो जानी चाहिए थी जो कि उस मिशन के लिए जाने वाले हैं।
यानी कि अगर कोई बंदा प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर ट्रेवल कर रहा है 2050 के अंदर, तो उस 2050 के अंदर उस बंदे का जो वर्जन होगा उसकी डेथ नेचुरल कॉजेज से ही 2050 से पहले ही हो जानी चाहिए थी। और जो 2050 से प्रेजेंट के अंदर इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों का बर्थ अभी तक नहीं हुआ होना चाहिए प्रेजेंट टाइम के अंदर, ताकि एक टाइमलाइन के अंदर एक टाइम पर एक जैसे दो लोग एग्जिस्ट ना करें, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैराडॉक्स। समझ आई नहीं आएगी, हाई इंग्लिश है। वैसे यहाँ पर डैन और चार्ली की कॉन्वर्सेशन के बीच ही अलार्म्स बजने लगते हैं और वो अलार्म्स थे फ्यूचर की वॉर के अंदर जाने के लिए। अब भले ही ये लोग कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं थे फ्यूचर के अंदर जाने के लिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से वो लोग और वेट नहीं कर सकते थे और उन्हें तत्काल में निकलना पड़ेगा। अभी के लिए इन बातों को ऐसे स्टोरी की तरह ही समझ लो, लेकिन अगर आपको इस मूवी के टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। यहाँ तक इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए इस मूवी के टाइम ट्रेवल का मुझे अच्छा खासा आइडिया लग चुका है। और यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें देखने को मिला था, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ गड़बड़ होने की वजह से ये लोग अपनी लोकेशन के ऊपर सेफली नहीं पहुंच पाते और आसमान के अंदर काफी ऊंचाई पर जाकर पहुंचते हैं, जिस वजह से काफी कम मेंबर्स ही सेफली लैंड कर पाते हैं, मोस्टली वही जो कि पानी के अंदर गिरे थे। बाकी कुछ क्रिपल हो गए और कुछ लोग टमाटर की तरह फूट गए। और हाँ, इसे आप राइटर्स की लेजी राइटिंग भी मान सकते हो, ताकि सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को ही ये आगे के मिशंस के ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि सिलेक्ट हुए थे हजारों लोग, लेकिन मूवी की स्टोरी के अंदर सिर्फ 4 या 5 कैरेक्टर्स की जरूरत थी। और यहाँ पर बचे कुछ लोगों के कॉम्स के अंदर फ्यूचर में ही मौजूद इस ऑफिसर का एक कॉल आता है जो कि डैन को उनका लीडर बनाकर एक मिशन के लिए भेज देती है। और वो मिशन ये था कि उन्हें पास में मौजूद एक बिल्डिंग में जाकर उनकी एक बायोलॉजिस्ट की टीम को रेस्क्यू करना होगा। और सभी लोग उस रेस्क्यू मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। और थोड़ी देर बाद उन्हें ये पता चलता है कि जिन्हें वो बचाने के लिए आए थे वो सभी मर चुके हैं, जिन्हें मारा है उस एलियन स्पीसीज ने। और उस एलियन स्पीसीज का नाम है व्हाइट स्पाइक्स, जो कि हाँ काफी क्यूट है, आपको आगे देखने को मिल ही जाएंगे। और वहां पर मौजूद व्हाइट स्पाइक्स की एक बॉडी में से डोरियन एक क्लो को काटकर एक यादगार के तौर पर अपने पास रख लेता है। अब क्योंकि इस लैब के अंदर सभी लोग मर चुके थे, इसलिए कर्नल डैन को बोलती है कि उन्हें लैब 2 के अंदर जाकर कुछ ब्लू कलर की वाइल्स यानी कि ब्लू कलर की शीशियां लेकर आनी होंगी, जिनके अंदर कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी मदद से वो उस एलियन स्पीसीज को हराने का एक चांस रखते हैं। जहां डैन और बाकी सोल्जर्स उन नीली शीशियों को ढूंढ रहे थे, वहीं बाहर चौकीदारी कर रहे ये दोनों लोग उन्हें बताते हैं कि वो काफी क्यूट से दिखने वाले एलियंस उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनकी तादाद सही में काफी ज्यादा थी, जिस वजह से कर्नल उन्हें कहती है कि उन्हें पूरे एरिया को बॉम्ब करना होगा और अगर एरिया को बॉम्ब करेंगे तो वो लोग भी मरेंगे, इसलिए उन लोगों को जल्दी से जल्दी उन नीली शीशियों को ढूंढकर वहां से निकलना होगा। डैन और बाकी लोग जब उन शीशियों को ढूंढकर वहां से निकलने लगते हैं तब तक एंट्री डोर पर व्हाइट स्पाइक्स आ चुके थे, जिस वजह से वो एग्जिट डोर से निकलने की कोशिश करते हैं। और जब वो वहां से निकल रहे थे तभी हमें प्यारा सा दिखने वाला व्हाइट स्पाइक देखने को मिला। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। और इस एक व्हाइट स्पाइक के बाद और भी काफी सारे व्हाइट स्पाइक्स इनका पीछा करने लगते हैं और काफी सारी भगदड़ के बीच इनका एक सोल्जर गिर जाता है, जिसको बचाने के लिए डैन भी उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन अब खतरा सिर्फ व्हाइट स्पाइक्स का नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक का भी था, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर बॉम्ब गिरने वाले थे। इस वजह से इन्हें इन 2 लोगों को छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि मिशन के लिए इन लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल थी वो नीले कलर की शीशियां। और इस बॉम्ब एक्सप्लोजन से कुछ लोग तो बच गए थे, लेकिन वो लोग वहां पर बेहोश हो गए थे। जहां थोड़ी देर बाद डैन और चार्ली आर्मी के बेस के अंदर उठते हैं, जो कि अभी भी 140 घंटों के लिए फ्यूचर के अंदर ही रुकने वाले थे। और इन दोनों के अलावा डोरियन भी बच गया था, जिससे उन्हें ये पता लगा कि उस मिशन के अंदर सिर्फ वो तीनों ही बचे थे। इसके बाद डैन की मुलाकात होती है कर्नल फोस्टर से। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डैन का भी लास्ट नेम फोस्टर ही था। और इनकी कॉन्वर्सेशन के बाद डैन को पता चलता है कि ये उसी की बेटी है। म्यूरी डैन को अपनी सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताती है, जिनसे डैन काफी प्राउड था। लेकिन म्यूरी का डैन को देखकर रिएक्शन काफी अजीब सा था। उसके ऐसे रिएक्शन के पीछे जो रीजन था उसके बारे में हमें मूवी के अंदर आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन इन सब बातों को टालकर म्यूरी कहती है कि अभी हमें मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो बताती है कि जिन व्हाइट स्पाइक्स के साथ उनकी अभी लड़ाई हुई वो सारे मेल थे और फीमेल व्हाइट स्पाइक्स
एक नेस्ट के अंदर रहती हैं और पल पल वो काफी सारे बच्चों को जन्म देती हैं और उस फीमेल को बचाने के लिए बहुत सारे नर अपनी जान दे भी सकते हैं, मतलब एकदम प्योर सिंपिंग। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मेल व्हाइट स्पाइक्स को मारने के लिए तो उनके पास पॉइजन मौजूद था, लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक्स उन टॉक्सिन से इनइफेक्टिव थी, जिस वजह से उनकी पूरी पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए उन लोगों को एक नया टॉक्सिन बनाना पड़ेगा और उसको बनाने के लिए उन्हें एक फीमेल व्हाइट स्पाइक की जरूरत पड़ेगी, जिसे पकड़ने के लिए म्यूरी, डैन और काफी सारे सोल्जर्स निकल जाते हैं और वो अपने इस मिशन के अंदर कामयाब हो भी जाते हैं। और इस मिशन के बाद जब म्यूरी और डैन को एक कॉन्वर्सेशन करने का टाइम मिलता है, तब डैन म्यूरी से पूछता है कि क्या वो सच में 7 साल बाद मर जाएगा, जिसके अंदर म्यूरी डैन को बताती है कि डैन काफी ज्यादा बदल जाता है और वो म्यूरी और अपनी वाइफ को छोड़ देता है, जिसके कुछ समय बाद डैन की एक कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ भी हो जाती है। और वो भले ही हमेशा अपने पिता की तरह बनना चाहती थी, लेकिन अपने फादर के लास्ट कुछ सालों के अंदर उसे अपना वो फादर फिगर नहीं देखने को मिला जो कि उसे अपने बचपन में देखने को मिला करता था। और इस कॉन्वर्सेशन का फिलहाल यहीं पर एंड हो जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने बेस के ऊपर जाते हैं जहाँ पर उस मादा व्हाइट स्पाइक के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुके थे और वो एक ऐसे टॉक्सिन के ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे जिसकी मदद से व्हाइट स्पाइक्स की पूरी पॉपुलेशन को खत्म किया जा सके। और उसके लिए वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू भी कर देती है, लेकिन उस टॉक्सिन के अंदर रिजल्ट्स काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं आ रहे थे और इसीलिए वो टॉक्सिन कंप्लीट करने से पहले वो डैन को अपना प्लान बताती है कि आखिर वो टॉक्सिन बनाकर करना क्या चाहती है। और वो उसे ये कहती है कि वो यहाँ पर टॉक्सिन को क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिन को काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए डैन को ये टॉक्सिन लेकर पास्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ इसका बल्क के अंदर प्रोडक्शन करके 2050 के अंदर इन एलियंस का अटैक होने से पहले ही रोक देना होगा। और इनकी इस कॉन्वर्सेशन के बीच ही उस टॉक्सिन का 100% बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो टॉक्सिन फाइनली कंप्लीट बन चुका था। लेकिन हाँ, क्योंकि ये मूवी है तो सब कुछ स्मूथली तो नहीं जा सकता और इसी वजह से जिस व्हाइट स्पाइक को इन लोगों ने बंद कर रखा था वो भी जाग जाती है और जागकर जब वो आवाज निकालती है तो उस आवाज को सुनते हुए काफी सारे मेल व्हाइट स्पाइक्स उस जगह पर अटैक कर देते हैं। और क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स का मेन मोटिव होता है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, जिसके लिए फीमेल का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस वजह से व्हाइट स्पाइक्स लाखों की तादाद के अंदर उस जगह पर उस फीमेल को बचाने के लिए अटैक कर देते हैं। और जब डैन और म्यूरी वहाँ से भागने लगते हैं तब म्यूरी उसे बताती है कि वो हमेशा अपने डैड की तरह बनना चाहती थी। वैसे अपने डैड जैसा बनने के लिए उसे अपना जेंडर चेंज करवाना पड़ता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और यहाँ पर म्यूरी के जब आखिरी पल चल रहे थे उसी वक्त ही फ्यूचर के अंदर डैन का टाइम भी खत्म हो जाता है और यहाँ से गायब होकर डैन जागता है प्रेजेंट टाइम के अंदर। डैन वहाँ पर जागने के बाद उन लोगों को बताता है कि उसके पास वो वाइल है जिसके अंदर एक टॉक्सिन मौजूद है, जिसे वो मास के अंदर प्रोड्यूस करके वापस फ्यूचर के अंदर जाकर उन सभी व्हाइट स्पाइक्स को मार सकते हैं। लेकिन वो सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स के अटैक के बाद उनके टाइम ट्रेवलिंग वाले डिवाइसेस बिल्कुल टूट चुके हैं, यानी कि उनका फ्यूचर के साथ कनेक्शन एकदम खत्म हो चुका था। और बेस से जब वो वापस अपने घर जाता है तो वो अपनी बेटी म्यूरी और अपनी वाइफ से मिलता है और वो अपनी वाइफ को म्यूरी से मिलने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और काफी इमोशनल हो जाता है। और वो उसे बताता है कि कैसे उसके सामने उसकी बेटी मर गई। इस सब के बाद उसकी वाइफ उसे कहती है कि इन्हें रोकने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। और इसी बारे में डिस्कशन करने के लिए वो सबसे पहले जाता है डोरियन के पास और इसके बाद वो जाता है चार्ली के पास, जिनके साथ मिलकर वो ये प्लान बनाता है कि जहाँ पर भी व्हाइट स्पाइक्स ओरिजिनेट हुए थे हम वहीं पर जाकर उन व्हाइट स्पाइक्स को उनके अटैक से पहले ही मार देंगे। बस उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर इस सब की शुरुआत हुई कहाँ पर थी। और डोरियन ने जो फ्यूचर में चल रही वॉर के टाइम पर एक यादगार अपने पास रखी थी, उसकी मदद से वो उन एलियंस के ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर उन्हें वोल्केनोस के कुछ साइंस मिलते हैं। और वोल्केनोस के बारे में सबसे अच्छा किसको पता है? हाँ, मार्टिन को। तो इसीलिए वो मार्टिन के पास उसके हाई स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये वही लड़का है जो कि डैन की क्लास में हमेशा वोल्केनोस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करता था। और यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग हुई बातचीत से इन्हें ये पता लगता है कि ये एलियंस 2050 या फिर 2048 के अराउंड अर्थ पर नहीं आए थे, बल्कि ये काफी पहले से ही अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रशिया के अंदर मौजूद माउंटेन्स के नीचे दबे हुए हैं। और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो कुछ बड़े ऑफिसर्स से हेल्प लेने के लिए जाता है, बट वो उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 30 साल के अंदर अर्थ खत्म हो ही जानी है, तो इन सब का अब कोई फायदा नहीं। लेकिन डैन पूरी दुनिया और अपनी बेटी को ऐसे ही खत्म होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो मदद के लिए अपने डैड के पास पहुंच जाता है, जो कि पर्सनल एयरक्राफ्ट की मदद से उन्हें रशिया तक ले जा सकते थे। तो वहां से वो सारे लोग टॉक्सिन्स के साथ साथ रशिया पहुंच जाते हैं उन एलियंस को उनके निकलने से पहले ही मारने के लिए। और उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ढूंढते हुए वो व्हाइट स्पाइक्स के स्पेसशिप की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं
जो कि बर्फ के काफी गहराइयों के अंदर दबा हुआ था, जहां जाकर उन लोगों को ये चीज पता लगती है कि व्हाइट स्पाइक्स बेसिकली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की तरह ही थे, जो कि कोई एक एलियन स्पीसीज अपने साथ लेकर जा रही थी। लेकिन जब वो एलियन शिप अर्थ के ऊपर क्रैश हुई तब वो एलियंस तो मर गए, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स जिंदा बच गए, लेकिन अपने पोर्ट्स के अंदर। और वो सभी लोग उन टॉक्सिन्स को उनके पोर्ट्स के अंदर इजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी मदद से वो व्हाइट स्पाइक्स सक्सेसफुली मर भी रहे थे। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान कुछ व्हाइट स्पाइक्स जाग भी जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही इस शिप के अंदर व्हाइट स्पाइक्स के हजारों लाखों अंडे मौजूद थे, जिनसे बचने के लिए वो वहां पर एक एक्सप्लोजन कर देते हैं, जिससे उस शिप के साथ साथ उसके अंदर मौजूद हजारों लाखों व्हाइट स्पाइक्स के अंडे भी खत्म हो जाते हैं। और इस शिप के एक्सप्लोजन के अंदर डोरियन की भी डेथ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बचते हैं सिर्फ डैन के डैड और चार्ली। और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स की एक फीमेल मेंबर भाग चुकी थी, जो कि आगे चलकर अंडे दे सकती थी, जिसका मतलब ये कि खतरा अभी तक पूरा टला नहीं था। लेकिन डैन अपने डैड और चार्ली के साथ मिलकर उसको मार देता है, जिसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। एंड आई डोंट नो कि ये सिर्फ मेरे को ही लग रहा है या फिर इस सीन के अंदर डैन का डैड सच में कटप्पा जैसा दिख रहा है। जो भी है, अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।